पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल बढ़ गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले उनका ये कदम बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। सीवी आनंद बोस ने 17 नवंबर 2022 को बंगाल के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था। आनंद बोस कुलपति से लेकर भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव का पद भी संभाल चुके हैं। उधर लद्दाख के उपराज्यपाल कवेंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा समेत जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार, अमित शाह और नितिन नवीन तीनों एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश कुमार 2 दशक से ज्यादा समय बाद दिल्ली की राजनीति में लौट रहे हैं। इससे पहले वो अटल सरकार में रेल और कृषि मंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इतने लंबे कार्यकाल में उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। डिप्टी सीएम के लिए नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है। दूसरा नाम नीतीश के करीबी विजय चौधरी का चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसी साल जनवरी में नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। 2010 से वो लगातार बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी नितिन नवीन काम कर चुके हैं। नीतीश और नितिन नवीन के अलावा एनडीए से शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर ने नामांकन किया। ईरान और इजरायल के बीच तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ ही यूरोप तक देखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम ने लिखा, हमने वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की मौत पर शोक जताया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किए। भारत के इस कदम को बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, जिसके बाद से भारत समेत कई देशों में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का छठा दिन है। अमेरिका और इस्राएल ईरान को बचाने पर तुले हैं। ईरान भी भयंकर पलटवार कर रहा है। हर तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक के साथ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की। वर्तमान हालात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से भी बात की है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में फिलहाल कच्चे तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास स्टॉक अभी संतोषजनक है। भंडार को हर दिन रिफिल किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि तेल और गैस की सप्लाई के लिए भारत सरकार दूसरे सप्लायर्स देशों के साथ भी संपर्क में है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को तेल बेचने की पेशकश की है। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद में पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जाकिर और वसीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मस्जिद के सामने जुलूस निकाला। दरअसल मंगलवार रात लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत फैल गई। आंध्र प्रदेश में दूसरा या तीसरा बच्चा होने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबे के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने वाले दंपत्ति को डिलीवरी के वक्त 25,000 रुपए देंगे।
सीएम नायडू ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान में 58% परिवार के पास केवल एक बच्चा है। करीब 2,17,000 परिवारों में 2 बच्चे हैं। सीएम नायडू ने कहा कि राज्य की प्रजनन दर 1.5 है, जबकि संतुलन बनाए रखने के लिए 2.1 होनी चाहिए। उत्तराखंड में सीएम हाउस में होली सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदेश भर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ढोल मंजीरों की थाप पर थिरकते नजर आए। उन्होंने कलाकारों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। धामी का चंपावत दौरा काफी अहम रहा। कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ ने धामी सरकार के कार्यों पर जनता के विश्वास की मजबूत झलक पेश की। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के तरुण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रंग के छींटे लगने पर 2 समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। हमले में 22 साल की तरुण की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली में मामूली विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पिस्टल से खुलेआम फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि अरविंद पांडे नाम के युवक की कार रिवर्स करने के दौरान बाइक सवार से झगड़ा हो गया था। कुछ देर बाद बाइक सवार युवक देसी पिस्टल लेकर आया और गोली चला दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर हमाद बरकती ने धमकी दी थी। बरकती ने एक दावा किया कि हम सलीम को गोली भी मार सकते हैं, लेकिन सलीम को तड़पाने के लिए उसका गला रेता गया। आपको बता दें, गुलफाम और जिशान ने सलीम वास्तिक की गर्दन पर चाकू से 14 बार वार किए थे। इस दौरान एक्स मुस्लिम सलीम छटपटाता रहा, लेकिन मुस्लिम आर्मी के ऑर्डर पर गुलफाम और जिशान वार करते रहे। साइबर अपराधियों के निशाने पर अब जनप्रतिनिधि भी आ गए हैं। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी एमएलसी को डिजिटल अरेस्ट रखने की कोशिश की गई। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और एटीएस की अधिकारी बताकर 1.5 घंटे तक अरेस्ट रखने की कोशिश की। शैलेंद्र सिंह को अज्ञात नंबर से कॉल आया और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर करीब 1.5 घंटे ठगों ने उलझा कर रखा। बातचीत के दौरान एमएलसी को पूरे मामले पर शक हुआ तो उन्होंने कॉल काट दी। घटना के बाद शैलेंद्र सिंह ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भोपाल में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद भारी हंगामा हो गया। परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। जयपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार ने दुकानदार को उड़ा दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुकानदार करीब 20 फीट उछलकर दूर जा गिरा। हादसे के बाद कार फंसने के बाद घटनास्थल से कार में सवार दोनों युवक भाग निकले। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल दुकानदार को स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिलहाल पुलिस कार सवार युवकों की तलाश में जुट गई है। गुजरात में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सूरत में एसओजी और फूड विभाग ने पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान 1400 किलो नकली पनीर पकड़ा गया, जो कि पाम ऑयल और सस्ते केमिकल से तैयार किया गया था। इसके अलावा पाम ऑयल और दूध का पाउडर भी बरामद हुआ है। जब्त पनीर की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल फूड विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 900 अंक की बढ़त के साथ बंद 80,016 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 285 अंक की बढ़त रही और निफ्टी 24,766 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, मेटल, फार्मा और एनर्जी शेयर्स में आज तेजी देखी गई, तो वहीं दूसरी ओर आईटी शेयर्स में आज गिरावट रही। जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते देश भर में महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने चांदी के दाम में बदलाव रहा। 24 कैरेट सोने के दाम में 275 रुपए की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,61,800 रुपए पर गया। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 1,665 रुपए की बढ़ोतरी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,67,225 हो गया है। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते सोने चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं।